आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 जो 27 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। तो पहले सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य ज्ञान सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था? तो यह कहाँ करवाया था? कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा पत्नी नूरजहां के लिए 1641 ईस्वी में कराया था, जिसे विश्व धरोहर सूची में वर्ष 1981 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पुणे में किया जाता है। मतलब महाराष्ट्र के पुणे शहर में वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव को आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? तो भारत में अप्रैल 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है, जबकि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता के जनक आर्य लोगों को माना जाता है, जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है तथा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी। पांचवा क्वेश्चन है कि जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो ये कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई। इसके बाद वर्ष 1945 ईस्वी में IMF की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो ये चेन्नई हो जाएगा। ट्रेन 18 का वर्तमान में नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ये रूस हो जाएगा। भारत ने रूस देश के साथ नवंबर 2018 में $500 मिलियन के साथ सौदा किया है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी HVPNPA ... के पास स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद। आपको पता है कि हैदराबाद जो तेलंगाना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जहाँ वो मतलब करवाए थे, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा। और फिर है पुणे महाराष्ट्र, ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, और भोपाल में मध्य प्रदेश मतलब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा को नवंबर 2018 में भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भंग किया, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि महाधमनी जो है वो बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। महाधमनी जो है वो बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, जो सबसे बड़ी मुख्य धमनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है।
लोहे को जंग से बचाने के लिए इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करने की विधि को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी मतलब कार्बन 60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन 60 में 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो क्या है? एंथ्रेसाइड है। पीट में 25 से 30% पाया जाता है और लिग्नाइट में 50 से 60%, बिटुमिनस में 65 से 85% और एंथ्रेसाइड में 80 से 95। अब हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है जबकि बाकी सभी क्या है? संघनन बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जो है ये न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो IIT मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश ने न्यूयॉर्क में मतलब अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे विदेशी कार्यालय खोला है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को जो है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपको पता है कि महिला अभ्यर्थी को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। फिर है अगला क्वेश्चन कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी थी? तो ये राम नाईक ने। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बने थे, परंतु वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो वर्ष 2019 में बनी थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में पीतल के काम हेतु मुरादाबाद प्रसिद्ध है, इसी कारण मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह ने हराया था। तो बहादुरपुर का युद्ध सुलेमान सिकोह व शाह शुजा के मध्य वर्ष 1658 ईस्वी में हुआ था जिसमें सुलेमान सिकोह की जीत हुई। इस युद्ध के उत्तराधिकारी को लेके था। क्यों था? उत्तराधिकारी के युद्ध मतलब उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से जो है क्या है? कांच की चूड़ियाँ का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 200 वर्ष से ज़्यादा समय में सर्वाधिक कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का बनारस घराना जो है वो कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये हो जाएगा बनारस। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कौशल की राजधानी थी। 16 जनपदों में से एक कौशल जनपद था जिसकी राजधानी अयोध्या थी और अयोध्या के शासक भगवान श्री राम थे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये अमर्त्य सेन ने जीता है। CV रमन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाए थे, ये भौतिकी से संबंधित है। और अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में पाए थे, ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। और कैलाश सत्यार्थी 2014 में पाए थे, ये जो है शांति के लिए पाए थे।
और हरगोविंद खुराना 1968 ईस्वी में जो है चिकित्सा से रिलेटेड थे, इनको मिला था 1968 में नोबेल पुरस्कार। फिर हम 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये क्या है? अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये बाहुबली द कंक्लूजन। फिर देखो प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल ने लिखा था। अनब्रेकेबल जो मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। नो होल्डिंग बैक, ये माइकल ने। और एम्परर फैक्ट जो है ये संजय मांजरेकर। ये 65वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाहुबली 2 को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार मिला, जबकि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटी द जाम्बी इफेक्ट फिल्म को व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अल्लू अर्जुन को पुरस्कार मिला है। फिर हम 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम D नॉर्डहाउस और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। तो नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों रसायन विज्ञान, शांति, भौतिकी, साहित्य और शरीर क्रिया चिकित्सा में प्रदान किया जाता है, जिन्होंने मानव जाति के उत्थान हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो ये किसने दिया था, मतलब कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब हम 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि ये फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो फिशिंग साइबर क्राइम की सूची में आने वाला ऑनलाइन अपराध है। इस प्रकार के काम को जो लोग करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड जो होता है, झारखंड में बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। उत्तराखंड में हार्डी जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। मेघालय में नोह कलिकाई जो है जलप्रपात है। फिर 29 है वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो ये काराकस है। तो आपको पता है कि जो निकोसिया ये साइप्रस की है राजधानी। सान साल्वाडोर ये अल साल्वाडोर की है। क्योटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। काराकस जो है ये वेनेजुएला की राजधानी है। फिर हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये थोरियम हो जाएगा। यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो है ये कजाकिस्तान देश में पाया जाता है। थोरियम भारत में पाया जाता है। सोना जो है वो अमेरिका में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है गिनी में पाया जाता है। फिर है 31 क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए? तो ये हो जाएगा टैज़मेनिया। कैप्री जो है ये कैप्री द्वीप इटली में है। इबीसा द्वीप जो है स्पेन में है। टैज़मेनिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। और रोइम द्वीप जो है ये ग्रीस में है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नवसारी। गुजरात राज्य का नवसारी शहर पूर्णा नदी के किनारे बसा है, जबकि बाकी तीनों गोदावरी नदी के किनारे पर है। फिर है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका 33 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें कि जो ज्ञानी जैल सिंह है सबसे पहले कौन बने थे? वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल था 1950 से 62। फिर दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67।
फिर जाकिर हुसैन बने थे 1967 से 1969 और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फिर चौथे बने थे बीबी गिरी, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974। फिर पाँचवें नंबर के बने थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ये 1974 से 77 थे के बीच में थे। फिर छठे नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से 82 तक थे। फिर सातवें नंबर पे जो है ये ज्ञानी जैल सिंह थे, ये जो है 1982 से 1987 तक थे। फिर आठवें नंबर के आर वेंकट रमन थे, 1987 से 1992। नवें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा थे, 1992 से 1997। फिर देखो के आर नारायण जो थे वो 10वें नंबर पर थे, 1997 से लेके और 2002 तक थे। फिर 11वें नंबर पे थे APJ अब्दुल कलाम, ये 2002 से लेके 2007 तक थे। फिर 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल थी, 2007 से 12 तक थी। फिर 13 नंबर पे थे प्रणब मुखर्जी जी, ये 2012 से 2017 तक थे। फिर 2014 से रामनाथ कोविंद जी थे, 2017 से 2022 तक। और जो है 15वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 2022 से अब तक। तो हाँ भाई 34 नंबर का जो है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये कौन हो जाएंगे? बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जिसका पुत्र बिंदुसार था, जिसने जो है 298 से 232 ईसा पूर्व शासन किया था। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन है कि मेखला चादर यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। गुजरात में घाघरा चोली पहनी जाती है, पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की साड़ी है, गोवा की गाउन है, असम की मेखला चादर है। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान लिखा था। इसके अलावा भारत का जन गण मन जो है राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर के भारत भाग्य विधाता गीत से लिया गया है, ये बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित इनके जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, अर्थात इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा NDDB का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर है 38 नंबर का क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25 हैं। भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान 2023 में एक प्रस्तावना 12 अनुसूची 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। फिर है संख्यात्मक योग्यता। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो आप मान लीजिए कि मानव वृत्त की त्रिज्या पहले 1 फीट थी, अतः क्षेत्रफल जब निकालोगे तो पहले और बाद का निकाल लो, पहले और बाद का। पहले जैसे मान लो पाई R1 का स्क्वायर कर दो और फिर क्या कर दो बराबर पाई R2 का स्क्वायर कर दो। ठीक। और यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे पाई काट दो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे R2 मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या भी दोगुनी होगी, अतः नए वृत्त का क्षेत्रफल पहले से 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें से ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 गुना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है X के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, रुपये शेष है। तो कह रहा है कि 55.31 रुपये जमा करने पर 84.33 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? तो यहाँ पे जब इसको सबको जोड़ लोगे, इसको और इसको पहले जोड़ लोगे और फिर इतना निकाल लेता है तो इतना माइनस कर दोगे, तब आ जाएगा कितना? आ जाएगा 57.52।
ठीक है, इतने रुपए हो जाएगा। पहले ये दोनों क्या करता है, इतना रुपया जोड़ोगे फिर इसको जब घटा दोगे तो इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 303 से गुणा किया गया और इसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ती द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए कि माना संख्या जो है यक्स है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या कह रहा है, यक्स में 303 से गुणा मतलब 3003 से गुणा करेंगे तो यक्स इंटू 3003 3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है क्या कह रहा है, एलसीएम ले लो। ठीक है, किसका एलसीएम लिखो, 7, 11, 13 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो का एलसीएम और गुणे एक्स। ठीक, तब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू 3003 और बटे क्या हो जाएगा, इसको जब तीनों का निकालोगे तो आ जाएगा 1001 इंटू में एक्स आ जाएगा। तो एक्स कट जाएगा और 1001 तेइयाँ मतलब तेइयाँ कटेगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन दिया है, यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x³ की वैल्यू ज्ञात करिए। पहले दिया हुआ है, क्या दिया है, 10x + 5 अपान दिया है 42x + 8 = दिया है 5:8। इसका कह रहा है तिगुना करना है तो तिगुना कर दो, 5/8 गुणे 5/8। अब इसी को यहाँ पे लिखा है कि मतलब तिगुना के स्थान पर त्रिघात है। ठीक है, ये लिख दिया है त्रिघात। ठीक, तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। ठीक, अब कह रहा है x³ की वैल्यू निकालो तो 12 बराबर 144 बराबर 17, 28 हो जाएगा। तो इसका 17, 28 आंसर सी आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करें। तो देखो 40 के वर्ग के, ठीक, के 40% मतलब 100 का 1/4, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये 0 से कट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर कट करोगे तो 160। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 160। ठीक, कितना आ जाएगा, 160। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। माना जो है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य XY है, मतलब CP जो है X है और SP कितना है, Y है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि बिक्री मूल्य 3 गुना मतलब बिक्री मूल्य SP 3 गुना मतलब 3Y, और कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना हो जाता है मतलब माइनस इसमें x करोगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, -x × 5 गुना हो जाता है। जब यहाँ से मान निकालोगे तब ये कितना, x/y = आ जाएगा 1/2। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत जब करोगे तो 1/1 और गुणे 100% कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100% आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100%। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 45 नंबर का क्वेश्चन है कि x इतने रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वो मरम्मत करके फिर इतने रुपए खर्च करता है मरम्मत करने पर और स्कूटर को इतने रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या करता है इसने, मतलब इतने रुपए में बेचता है तो 54,000 रुपये में से कितना, ये इतना में ख़रीदता है तो 42,000 में ख़रीदता है और माइनस कितना मरम्मत करने में लगाता है, 6,000, तो -6,000 कर दो।
ठीक। और बटे में क्या कर दोगे, 42,000 और प्लस का 6,000, जितना खरीदता है जितना, ठीक है। अब इस गुणे क्या कर दोगे, 100, जो 100% कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे जब, तब आ जाएगा 12.5%। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12.5%। ये बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु जो है 104.5 में बेची जाती है, कितने छूट की पेशकश की गई है। तो यहाँ छूट निकालोगे, छूट हो जाएगा जब यहाँ पे छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट बराबर हो जाएगा 110 लागत है तो 110 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या कह रहा है, इतने में बेचता है तो 104.5 हो जाएगा। और बटे कितनी लागत थी, 110, और इसमें गुणे कर दो क्या, 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1,680 रुपये हो गई है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर बराबर कितना दिया है, पहले हो जाएगा 1680 माइनस 1600, ठीक, इतना हो जाएगा। और बटे कितना करोगे, 1600, और इसी का प्रतिशत निकाल लो, 100%, ठीक। अब जब इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5%, ये, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो आप पहले मिश्र धन इसमें निकाल लो। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 25,000 दिया है तो 25,000 गुणे कितना कह रहा है, एक वर्ष या अर्धवार्षिक, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 102/500 हो जाएगा, और ये 102/500 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, जिसको मल्टीप्लाई कराओगे टोटल तो आ जाएगा 26,010। कितना आएगा, 26,010। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि ए ने इतने रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी जो कह रहा है, बी कब मतलब कितने समय के बाद इतने रुपए के साथ उसमें से शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। तो माना बी जो है वो एक्स महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तब आप लाभ निकाल लो। पहले लाभ यहाँ पे लिख लो ए बी, तो ए कितना हो जाएगा, 75,000 गुणे 12 हो जाएगा, अनुपाते हो जाएगा 37,500 और गुणे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 कह रहा है। जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1, और इसका कितना दिया है, 3 दिया है, और इधर कितना हो जाएगा, 11, 25, 500 और 12 माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, 75,000 और गुणे का 12। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तब हो जाएगा 4 माह, ठीक। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 4 माह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन 50 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है एक छात्र के अंक जो है 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। तो छात्रों की संख्या कितनी पहले थी, 88 और फिर 68,
की जगह पे, ठीक है। और एक इसके बीच जो है कितना 0.5 दिया है। तब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर कितना दिया है इधर, हाँ ये हो जाएगा 200/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 40 छात्र, ठीक 40 छात्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। फिर कह रहा है कि दरें जो है अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी सी दिया है, ठीक है, ए बी सी। ए दिया है 6 अनुपात, ठीक है। ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। तो बी ए का दिया है 6, ये तिगुना मतलब 3 और सी हो जाएगा। फिर कह रहा है ये तो इनकी कार्य क्षमता हो गई, ठीक है, इनकी कार्य क्षमता। अब इसका निकाल लो। कह रहा है कि तो ये कितना हो जाएगा, सी गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, यही निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी तीनों का निकालना पड़ेगा। तो ये 1 गुणे 30 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1 और इंटू इसको x मान लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/10 बराबर कितना हो जाएगा 3 दिन, ठीक, ये 0 0 कट जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को मतलब तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो गति बराबर क्या हो जाएगा, गति बराबर हो जाएगा कितना दिया है 250 और गुणे कह रहा है 4 घंटे, तो 4 हो जाएगा बटे क्या कह रहा है हो जाएगा 5/3, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा और 40 मिनट को आप चेंज करोगे घंटे में तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 घंटा। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 4 और गुणे हो जाएगा 3/5, ये 3 ऊपर चला जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। तो इसको आप कर दीजिए, कितना आया 600। अब हम 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे गति बराबर हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू इसमें 4 घंटे में, तो 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा, कितना दिया है, जब 1 घंटा 40 मिनट को आप चेंज करोगे घंटे में तब हो जाएगा 1 घंटा 2/3, मतलब 1 सही 2/3 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5/3 घंटा। तब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 250 गुणे 4, ये 3 ऊपर चला जाए, गुणे हो जाएगा 3/5, 5 25, 5 20 और 20 और 2 6, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसका 600 हो जाएगा। फिर 53 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय
तय करती है, और यदि वो सभी स्थानों पर रुके तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो यहाँ पे समय निकाल लो प्रति घंटा में, टाइम निकाल लो प्रति आवर में। तो यहाँ पे लिखा है 45, कहाँ लिखा है? ये 45 हो जाएगा, और माइनस कितना कह रहा है? 36 किलोमीटर, तो 36 हो जाएगा। अपान कितना दिया है? अपान दिया है 45। 45 हो जाएगा और गुणे 60 हो जाएगा। ये मिनट में जब करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 9 बटे हो जाएगा 45 और गुणे 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 बचे 45 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 मिनट प्रति आवर। फिर अगला 12 आ गया इसका आंसर, तो यहाँ 12, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, तब इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो माना आयत की लंबाई तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा? ये इसको मान लीजिए 5x, इसको 6x। तब यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो मल्टीप्लाई करा दो, 5x × 6x = हो जाएगा 6750। अब इसको जब यहाँ पे निकालोगे 56 30 x² = हो जाएगा 6750 है x² = रूट में हो जाएगा। इसको जब इससे कट कर दोगे, 0 इससे कट जाएगा, तब हो जाएगा 225 और x की वैल्यू आ जाएगी 15, 15 15 225 होता है। अब लंबाई निकाल लो, तो 15 आया है, 15 पछे 75 हो जाएगा, और लंबाई हो गया। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल अगर गुणा करोगे ये 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 दिया चौके 60 पचे 75 90 हो जाएगा ये। और जब इसका आप गुणा कराओगे, वो दिया है 6750, और यहाँ अनुपाते कितना करोगे? 75, तो इसका कितना आ जाएगा? 75। इसको कट करोगे तो 1:90 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, 1:90, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 55 नंबर का क्वेश्चन है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी संख्या हो जाएगी? 11 × 91। जब इसको करोगे तब कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तथा 13 से विभाजित होने वाली, तो 13 से विभाजित होने वाली कितनी, विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 × 77, तो कितना हो जाएगा? 1001। अब इनके क्या करोगे? इनके अंकों के योग का गुणनफल निकाल लो। तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 1 × 1 + 0 + 0 और प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को, जब हम, ये क्या लिखा है? 36 की 76 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 56 नंबर का क्वेश्चन, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 13 8 104 हो जाएगा। तो 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या कह रहा है कि 16, ये 16 लिखा है। ठीक है, 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो इसको 16 से विभाजित कर दीजिए 104, तो 13 छक्का, उस
16 से कर दीजिए, 16 छक्का 96। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 8 आ जाएगा। 8, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, आंसर इसका 8 हो जाएगा। ठीक, फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ परिणाम कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल लीजिए। परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, रूट 6561 और बटे कह रहा है इतने वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इतने वर्गमूल को ज्ञात करके फिर इस संख्या को अपने वर्गमूल, तो यानी कि डबल रूट हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है, 81 का, अपान यहाँ रूट 81 हो जाएगा, और फिर इसका 81 अपान ये 81 को निकालोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 9 81, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। अब 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन विकल्पों में से कौन सा युग्म श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिया है ए में अगर +5 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा एफ, और एफ में +5 ऐड करोगे तो हो जाएगा के, अब के में +5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी, और पी में +5 ऐड करोगे तो यहाँ यू हो जाएगा, यू में +5 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा जेड। तो इसमें आंसर हो जाएगा पी और जेड। अगला क्वेश्चन है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इधर होता है ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ। तो कह रहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते, एक का घर बी के पश्चिम में है, तो ए का घर जो है, मान लीजिए यहाँ पे देखो ए का घर इधर की साइड हो जाएगा, बी के पश्चिम में इधर ही तो होगा। एक सेकंड, देखो इस तरह बनाओ, तो ए यहाँ रख दो और बी इधर रख दो, बी के पश्चिम में ए है। फिर कह रहा है कि बी का घर सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में बी का घर है, ठीक, और सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर जो है ये डी के पूर्व में है, मतलब डी के पूर्व में मतलब कहीं इधर डी होगा, ठीक है, यहाँ मान लो डी हो गया। अब कह रहा है कि डी से, अब पूछा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है। तो डी से बी, तो बी इधर है, तो यहाँ से अगर इस तरह करो, इस तरह, तो इधर क्या है, पूर्व है, और इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में बी पड़ेगा यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, वाई जो है वो 6 मीटर पश्चिम में चला, तो यहाँ से मान लो दिशा है, तो वाई कितना 6 मीटर पश्चिम, कहाँ चला, पश्चिम में चला। दाएं मुड़ा, देखो इधर से चलेगा, ठीक है, इधर पश्चिम हो जाएगा। एक सेकंड, ये दिशा है और ये पश्चिम में मान लो चला 6 मीटर। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, ये दाएं ऊपर चला जाएगा 8 मीटर। फिर कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। तो इसका कर्ण निकाल लो, तो ये 6 है, ये 8 है, 8 अट्ठाई 64 और 6 36, तो 36 और 64 100 हो जाएगा, और 100 का रूट निकालोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा में है। तो सबसे पहले निकालो क्या, गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए जो है
मान लो ए है, गांव बी के पश्चिम में है, तो ए हो गया, ए बी हो जाएगा, तभी तो ये इसके पश्चिम में होगा। इधर देखो ये हो जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो बी के पश्चिम में ए हो गया। फिर कह रहा है जो गांव सी के दक्षिण में है, जो मतलब बी कह रहा है सी के दक्षिण में है, तभी तो ये दक्षिण में पहुंचेगा। इधर को मुँह कर दे, ये ठीक। फिर दक्षिण में है, फिर कह रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में, मतलब यहाँ पे रख दो डी के पश्चिम में है, ठीक। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो कह रहा है डी के सापेक्ष ए, डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो गांव ए मतलब जो डी है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक। इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि x 15 मीटर दक्षिण में चला, x जो है 15 मीटर दक्षिण में चला, ठीक। यहाँ देखो ये 15 मीटर दक्षिण में चला, फिर करा बायां मतलब बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा और फिर कितना चला 15 मीटर, बाएं इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, तो ये फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो कह रहा है यहाँ से इसकी दूरी बताओ, तो यहाँ 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसकी दिशा पूछी जाए कि किस दिशा में है, तो प्रारंभिक व अंतिम स्थान की दूरी 15 मीटर किस दिशा में थी, पूर्व में, तो यही वाला पूर्व वाला सही हो जाएगा। फिर एक कथन कारक वाला आ गया, प्रश्न दिया है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिया हुआ है। कह रहा है आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन फर्स्ट दिया है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष इसका दिया है, पहला कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। दूसरा है, निष्कर्ष दिया आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। ये दिया है कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, दूसरा है कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, क्योंकि कथन में देश के आत्मनिर्भर होने की बात कही गई है और आत्मनिर्भर होने के लिए देश को सभी कमियों को विकसित करना होगा तथा उत्पादन भी अपने देश में बढ़ाना होगा, जो असंभव है। अतः निष्कर्ष फर्स्ट तर्क संगत है। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क, पहला और दूसरा दिया गया है। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही वह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। तो इसमें तर्क दिया है, जो पहला कथन दिया है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। इसका तर्क पहला दिया है, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। दूसरा तर्क दिया है, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि दिल्ली में बड़े उद्योग शुरू किए जाएं तो इससे रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में प्रदूषण भी बढ़ेगा। अतः दोनों ही तर्क जो है
वो तर्क संगत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है 65 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें प्रश्न दिया है, एक सेकंड यहाँ से पढ़ो। ये कथन दिया है, कोई व्यावसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिले वाले भवनों में स्थित है। फिर दूसरा दिया है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती हैं। फिर निष्कर्ष फर्स्ट दिया है, सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। निष्कर्ष दूसरा दिया है, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, कथन में दी गई जानकारी अनुसार निष्कर्ष थर्ड जो है वो अनुसरण करता है, बाकी सब गलत। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शब्द दिया है, कह रहा है शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा BOUT। प्रश्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें यू अक्षर का प्रयोग किया गया है जो प्रश्न शब्द में नहीं आता है। इसमें यू कहीं नहीं है, इस वाले जो इस शब्द है इसमें यू नहीं है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। तो ये बिलो हो जाएगा। बाकी सब शब्द बिलो के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं, इसीलिए ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। हिरण का मृग छोना लिखा है तो घोड़ा का क्या होगा। तो जिस तरह हिरण की संतान को मृग छोना बोलते हैं, उसी तरह घोड़े की संतान को बछेड़ा कहा जाता है। फिर 69 नंबर का क्वेश्चन है कि मेल कह रहा है कि सबसे अच्छा जोड़ा चुने। तो भागना का चलना लिखा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, जिस तरह से चलने के बाद भागा जाता है उसी तरह बूंदाबांदी के बाद भारी वर्षा होती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है ई, तो ई का विपरीत यहाँ पे बी दिया है, ठीक। और यहाँ यच जो है, यच का विपरीत यस दिया है। उसी तरह से यम का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा यन, और जे का विपरीत हो जाएगा क्यू। तो यन और क्यू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। कह रहा है ताला रोग कसा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ताला रोग कसा हुआ बंद सभी समान भाव दर्शाते हैं, सभी का अर्थ रुकावट से है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बंद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक श्रृंखला दी है, तो देखो यहाँ जो 1 दिया है, ये 1 जब 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर तब 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का जो है क्यूब करोगे तब 27 होगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। ऐसे ही ये जो 4 की घात आप 4 करो, मतलब 3 करो, 4 चौक 16 चौक को 64 हो जाएगा, और 64 चौका, तो 64 चौका यहाँ पे हो जाएगा 256। ये मैंने यहाँ कर दिया है, ये हो जाएगा। फिर अब हम 5 की घात 5 करेंगे, एक एक घात जो है बढ़ती जा रही है, तो 5 की घात जब 5 करेंगे तब क्या हो जाएगा, 25 पंचे, मतलब ऐसे जब 5 की घात 5 करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा 31 25। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y प्लस x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ 73 है, यहाँ जो 20 दिया है, 20 में जब 2 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में जब 2 ऐड करोगे तो 24, और 24 में 2 ऐड करोगे तो 26, और 26 में जब 2 ऐड करोगे तो यहाँ 28 हो जाएगा x की वैल्यू।
और ऐसे ही जब इसमें 36 में 2 ऐड करो, इधर देखो यह 28 और 28 में जब आप 4 ऐड करोगे तब 32 हो जाएगा, और 32 में जब 4 ऐड करोगे तब 36 हो जाएगा, 36 में 4 तो यहाँ 40, तो ये 40 निकल के आएगा। और यहाँ कह रहा है y प्लस एक्स का मान ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा 28 और प्लस 40, तब ये 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्याओं की वो जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ देखो यहाँ 11 दिया है, ठीक, ये 11 में जब 11 से गुणा करोगे तब 121 हो जाएगा, और 121 से 11 से गुणा करोगे तो 13 31 हो जाएगा, और 13 31 में जब गुणा करोगे 11 से तब यहाँ हो जाएगा 14 641, और 14 641 में जब 11 से गुणा करोगे तब यहाँ से आ जाएगा 161 051 आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ पे है जी में जब +2 ऐड करोगे तब हो जाएगा क्या 9 का होता है आई, ठीक, और जब इसमें 2 जोड़ोगे तब हो जाएगा 11 का होता है के में +2 ऐड करोगे तब हो जाएगा 13 मतलब यम, और यम में जब 2 ऐड करोगे तो वो 15 हो जाएगा। तो इसी तरह विकल्प जो ये है इसमें जब +2 करोगे तब ये बिल्कुल सटीक बैठेगा, ये वाला ऑप्शन। मतलब x में +2 ऐड करोगे तब z आएगा, और z में +2 ऐड करोगे तो b आएगा, और b में +2 ऐड करोगे तब d होगा, और d में +2 ऐड करोगे तो f हो जाएगा। फिर है 76 नंबर का क्वेश्चन कि श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a दिया है, a में जब +4 करोगे, यहाँ पे +4 करोगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो a है, a में जब +4 ऐड करोगे तब यहाँ e हो जाएगा, ठीक, ये वाला e, और e में जब +4 ऐड करोगे तब हो जाएगा i, क्या हो जाएगा i, ये यहाँ, ठीक। फिर जब इसमें +4 ऐड करोगे तब हो जाएगा इसमें जो यूपी पीआरबी है वो आंसर गलत आया है, हमने ये वाला आंसर लगाया है, आप लोग लगा लीजिएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है एक मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। तो यहाँ पे देखो ए दिया है, आई दिया है, तो जेड का उल्टा विपरीत क्या होता है ए, ऐसे ही सी का विपरीत होता है एक्स, और बी का विपरीत क्या होता है ई, और जी का विपरीत होता है टी, और आर का ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए, आर का विपरीत होना चाहिए, एक छोड़ दो यहाँ पे, आर का विपरीत होना चाहिए क्या, आर का विपरीत होना चाहिए आई। तो आई होना चाहिए। और फिर यहाँ पे देखो ये जो 1 दिया है, ठीक है, यहाँ पे इस 1 में जब 3 से गुणा करोगे तब यहाँ 3 निकल गया, इस 1 में 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और जब 3 में 3 से गुणा करोगे तब यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक। कहाँ 9, ये 9, और फिर 9 में 3 से गुणा करोगे तब 27, तो यानी कि यहाँ पे कहीं 27 आना चाहिए। तो ऐसे जब चौथी संख्या निकालोगे तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 1 3 4 7 हो जाएगा, और फिर 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा I27, एक सेकेंड, I27, ये R11, ये वाला सही हो जाएगा। ये
ये 1 नहीं है, मतलब इसमें आई दिखता है तो इसलिए थोड़ा गलत हो जाता है। फिर 78 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ऐसे दिया है सेंटेंस, तो कह रहा है कि सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे 817 का कॉटन मेक्स थ्रेड है और 827 का दिया है थ्रेड मेक्स क्लोथ, और यहाँ पे कह रहा है 213 का दिया है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। तो इसमें सॉफ्ट के लिए पूछा है, तो सॉफ्ट के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट में श्लोक को लिखा है 4379 लिखा जाता है और फ्लैट को 2685 लिखा जाता है। पहले वाला क्वेश्चन देख लो, एक सेकंड, देखो ये कैसे हुआ। यहाँ पे दिया है 817 का दिया है, कितना दिया है, कॉटन मेक्स CUTT कॉटन मेक्स थ्रेड, यहाँ TH लिखे दे रहे हैं आगे, ठीक। फिर 827 दिया है, 827 दिया है थ्रेड मेक्स, TH लिख दिए हैं, थ्रेड मेक्स क्लोथ। फिर दिया है 213 का दिया है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। यहाँ देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, मतलब 2 चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ कॉटन मेक्स थ्रेड दिया है और यहाँ थ्रेड मेक्स क्लोथ दिया है, तो यहाँ पे केवल मेक्स बचता है और यहाँ क्लोथ बचता है, तो इसके लिए मेक्स हो जाएगा और 2 के लिए क्लोथ हो जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें दिया है 213, तो यहाँ 2 का मान निकल के आ गया है, इसमें क्लोथ दिया है 2 का, तो ये 2 का मान क्लोथ हो जाएगा, ठीक। और बचा क्या, 1 और 3 कॉटन, ये क्लोथ हो जाएगा, ठीक, ये कॉटन। और यहाँ पे बचा 213, तो 2 तो हट गया, 2 हट गया, अब बचा 1 और 3, तो कॉटन भी यहाँ पे दिया है, ठीक, ये। अब बचा क्या, 1, तो ये 3 केवल बचा, तो 3 किसका हो जाएगा, सॉफ्ट का हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि कॉटन भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर इसीलिए 3 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है, जैसे श्लोक को दिया है 4379। देखो यस का दिया है, यस का दिया है 4 और यल का दिया है 3, ओ का दिया है 7, बी का दिया है 9, ठीक, और यफ का कितना दिया है 2, यफ का दिया है 2, ए का दिया है 6, टी का दिया है 8, ई का दिया है 5। तो यल ओ एफ डी का पूछा है, तो यल का कितना दिया है, यहाँ 7 दिया है, और ओ का दिया है, यल का दिया है 3, ठीक, ये वाला यल का दिया है 3 और ओ का दिया है 7, एफ का 2 और टी का 8, तो 3 7 2 8 आया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर इसमें दिया है अगला क्वेश्चन, 80 दिया है कि यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा कहा जाता है, प्लस को गुणा कहा जाता है और माइनस को प्लस कहा जाता है और गुणे को भाग कहा जाता है और भाग को जो है वो माइनस कहा जाता है, तो आंसर बताओ क्या होगा। तो जब आप इसको इसमें रख के करोगे 16 और डिवाइड की जगह पे क्या करोगे माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा
8 और गुणे 4 दिया है तो गुणे की जगह पे क्या रख दोगे, डिवाइड 4, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 2 और प्लस की जगह पे गुणे 1 इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तब इसका मान 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, यदि हॉलीडे को ये शब्द के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब h में -3 करेंगे EFGH, तो जब EH में -3 करेंगे तो E आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब सारा कर लोगे तो यहाँ पे जब सम निकालोगे तो सम में ES में -3 करोगे, ES में -3 करोगे तो P हो जाएगा, और U में -3 करोगे तब R हो जाएगा, और M में -3 करोगे तो J हो जाएगा। तो PRJ हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि ये यहाँ सॉल्व करना है ये। ठीक, कह रहा है EX हैज Y, तो EX हैज Y क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है EX हैज Y का अर्थ है कि X Y का भाई है। ठीक, EX Y का भाई है। मान लो AX जो है वो भाई है किसका, Y का। ठीक, Y का भाई है। फिर कह रहा है Y@Z, Y@Z मतलब Y Z का बेटा है। ठीक, Y बेटा है किसका, Z का, तो Y बेटा है किसका, Z का, तो ये भी प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि Z इंटू W, तो इसका मान देखो Z इंटू W का मान कितना है, Z जो है W की माँ है, Z W की माँ है, मतलब Z जो है माँ है, यानी कि ये माइनस हो जाएंगी। Z माँ है किसकी, W की, यहाँ एक बच्चा और इनका है W की। ठीक, माँ है, तो कह रहा है कि इतने का क्या अर्थ है, यदि Z के 2 बेटे हैं तो Z के 2 बेटे कैसे हो जाएंगे, एक Y हो जाएगा और एक EX हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि W जो है ये W EX की बहन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है P%Q, मतलब इसमें भी एक सही निकालना है, कौन सा सही होगा, तो निकाल लो। कह रहा P%Q का अर्थ है P Q का पिता है, मतलब P पिता है किसका, Q का। फिर कह रहा है Q का पिता है P, Q का पिता है P। ठीक, Q का पिता है P। कह रहा है P प्रश्नवाचक चिन्ह Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, P बहन है किसकी, Q की। ठीक, फिर आगे पढ़ो। कह रहा है कि P इंटू Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, तब P जो पुत्री है किसकी, Q की, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये यहाँ पे पुत्री है, तो कह रहा है कि PS की बहन का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, तो ये R हो जाएगा, और बहन किसकी, S की, और ये पुत्री हो जाएगी। अब R के ये कौन है, ये इसके पति हो जाएंगे, और Q P का पिता है। ठीक है, तो R जो है ये ES की बहन है, और फिर जिसका पति क्या कौन है, P है। ठीक, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति, कह रहा है कि के ने कहा यल से, ठीक, कह कि तुम मेरे पति के दामाद, तुम मेरे, मान लो एक के है। ठीक, कहता है तुम मेरे पति के दामाद, मतलब कोई पुत्री रही होगी, पुत्री
के पति, ठीक, पति मतलब प्लस लिख दो, दामाद, ठीक, की बेटी, कोई बेटी इनकी पुत्री हो जाएगी, बेटी हो। तो यल के से किस तरह संबंधित है? तो यहाँ पे पुत्री हो जाएगी, पुत्री कौन हो जाएगा? यल, ठीक। तो कह रहा है यल के से कैसे संबंधित है? यल के से, तो यल के की नातिन है, ठीक है, के की नातिन। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है और आयताकार पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं? तो आरेख के अनुसार जो सी है, ठीक, ये वाला सी, ये इतना सी है, सी और बी, ये वाला बी उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोक तंत्रवादी हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अगर षटकोण मान लो और ये त्रिकोण मान लो और ये ज्यामिति, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक महिला ने वजन कम करने के लिए वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा? तो रेखा आरेख से स्पष्ट है कि महिला का वजन जो है 2 बार पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है, ठीक है, पिछले महीने की तुलना में 2 बार उसका बढ़ा है। इस आरेख से संबंध है। पहले 75 से गई 82 से 78 से 89 से 87 से 93। तो देखो यहाँ 75 से 82 गई हैं, फिर 82 से 78 कम हुआ, फिर 90, 78 से 90, 89 से 87, तो 2 बार केवल बढ़ा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम थी? तो कमी निकाल लो। कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी परसेंटेज, यहाँ 500 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा? 500 माइनस 200, ठीक, 200 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? 500 और गुणे 100। जब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ हो जाएगा 60%, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर है 89 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम बी जो है वो 15 घंटे लेती है।
तो आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइटम ए का ड्रिलिंग समय हो जाएगा 12 गुणे 25/100। ये ए का हो जाएगा। अब आइटम बी का निकाल लो तो ये हो जाएगा 15 गुणे 33 बटे हो जाएगा 100। तो इसका हो जाएगा 4.95। जब कमी निकालोगे तो कमी हो जाएगा 4.95 माइनस 3 और बटे 4.95 और गुणे 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 39.39। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। जैसे कि दौड़ना, सोना, जाग और चलना। तो सोना में कोई शारीरिक क्रिया नहीं होता है, इसलिए अन्य सभी क्रियाओं में जो है कुछ ना कुछ काम हो रहा होता, तो इसलिए ये भिन्न है। फिर 51 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। तो देखो यहाँ यल है, यल में -1 करोगे तो के हो जाएगा, और के में +2 करोगे तो यम हो जाएगा। और सब में जो है माइनस करना पड़ता है। ई में -1 करोगे तो डी हो जाएगा, डी में -1 करोगे तो सी हो जाएगा। यस में, ये वाले में यस में -1 करोगे तो आर, और आर में -1 करोगे तो क्यू हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आई में -1 करोगे तो एच हो जाएगा, और एच में -1 करोगे तो जी हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आकृतियों से जो अलग है उसको पहचान करिए। तो इसमें बी, जो आकृति नंबर बी है वो अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी चिन्ह वाले वृत्त जो हैं, सभी में चिन्ह वाले वृत्त जो हैं वो समान है। ठीक, चिन्ह वाले वृत्त समान है, इसलिए ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसमें सी को छोड़कर अन्य सभी में 7 व्यंजन है, इसमें 8 व्यंजन है। ठीक, इसमें 8 व्यंजन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 व्यंजन है, और सभी में सी को छोड़ के। ठीक है, और सभी में 7 व्यंजन। देखो इसको छोड़ दो तो 1 2 मतलब 7 हो जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। जैसे बंदूक का गोली, बंदूक, गोली, टार्च। तो जिस तरह बंदूक से गोली चलाई जाती है उसी तरह टार्च जो है वो बैटरी से जलती है। तो जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। तो 125.3 और 5 दिया है, ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 5 का क्यूब। यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये 11 दिया है तो 11 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 14,641। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति चिन्ह है। अब हम 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ये वाला। तो देखो इसमें जो है दी गई प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति जो सी में अंतर्निहित होगी, सी में, इसमें। ठीक, ये वाला आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखो ये वाला इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे ऐसे, और ये वाला आकृति यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसको भी देख लो 97 कि दी गई प्रश्न आकृति एक अपूर्ण आकृति है जिसे उत्तर जो है ए के द्वारा इसमें हो जाएगा, द्वारा पूर्ण किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ये जो है ये डी जो आकृति डी को जोड़कर प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है, डी वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो जो फल के प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत हैं वह उत्तर आकृति में साथ में नहीं आनी चाहिए, अतः उत्तर आकृति ए नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। ये आपको पता है कि इसका जो है ये वाला हो जाएगा, ठीक, और ये वाला जो है ये इसका हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इसका हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न दिए गए प्रश्न 100 से लेकर 102 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। जैसे ए दिया है कि व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। बी दिया है कि व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। सी दिया है व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो। फिर व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। ई दिया है व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर दिया है कि हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूर्ण करता हो। पहला दिया है बी उपरोक्त यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। दूसरा दिया है डी उपरोक्त यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया है तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। फिर तीसरा दिया है ई उपरोक्त यदि व्यक्ति इन शर्त को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। तो नीचे दिए गए इन मानदंडों और जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्यवाही का निर्णय लें। आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते हैं। तो पहले 100 क्वेश्चन थे 100 नंबर का कि ए 40 वर्ष का है, वह प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय 10% दान करना चाहता है। फिर उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्ष के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जज ना बनाया जाए, ठीक, क्योंकि जानकारी के अनुसार ए को जज ना बनाया जाए। ये भाषाएं बोलने में असमर्थ है क्योंकि ये केवल 2 भाषाएं जानता है, ठीक है। ये ऊपर वाले से आप मिला लेंगे जो भी तक पढ़े हैं। फिर है 101 नंबर का क्वेश्चन कि व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने को इच्छुक है। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद से इसमें 30 वर्षों तक काम किया है। वो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपए दान दिए थे, तब उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। तो इसमें क्या हो जाएगा 101 का जानकारी के अनुसार ए को जज ना बनाया जाए। यह भाषाएं बोलने जो है व्यक्ति बी जो है इसमें 101 में क्या हो जाएगा कि व्यक्ति बी भी शर्तें पूरी नहीं करता है, इसे भी जज ना बनाया जाए, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का कि व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में
5 पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति की उम्र के बारे में जानकारी न होने के कारण आंकड़े अपर्याप्त माने जाएंगे। ठीक, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी नहीं माना जाएगा इसमें, क्या, हाँ सी हो जाएगा। फिर 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है। तो दी गई आकृतियाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, अतः रिक्त स्थान पर जो है बी हो जाएगा, एंटी क्लॉक घूम रही है। ठीक है, पहले ये यहाँ था, ये यहाँ आया इसमें, फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आ गया, अब ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक, तो इसी में हो जाएगा। फिर देखो 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होती है। तो कितनी हो जाएंगी, दी गई आकृति के निर्माण में 13 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इसको आप गिनोगे तो 13 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, चाहे गिन के देख लो, 1 सेकंड। देखो यहाँ से देखो 1, ठीक, फिर हो जाएगा यहाँ से 2, फिर 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा 12 और एक ये 13 हो जाएगा। फिर से गिन लो, देखो यहाँ से इसको हटाओ, फिर से गिनो, देखो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, एक ये हो जाएगा 2। ठीक, 2 के बाद ये 3 और ये 1 एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 एक 9, 9 एक यहाँ पे 10, 10 एक 11, 11 एक 12, 12 एक 13। ठीक, तो 13 आकृति। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है यदि एक दर्पण को रेखा यमन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो यहाँ पे क्या है, दिए गए दर्पण यमन रेखा पर रखा गया है जिसमें आकृति का जो ऊपरी भाग नीचे की ओर एवं निचला भाग ऊपर की ओर दिखाई देगा, अतः कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो दिए गए कागज़ को खोलने के बाद यह जो है ए के समान हो जाएगा। ठीक, जब इसको आप खोलोगे तो इस तरह आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो इसमें पहले नंबर पे आएगा रिफाइनरी, कहाँ गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा रिफ्रैक्टर, फिर तीसरे पे आएगा रिफ्लेक्सेस, फिर चौथे पे क्या नाम है, रिफोकस। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 109 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखो 109 नंबर का, इसमें क्या है, अंतिम दो अक्षरों से जो अगले शब्द की शुरुआत हो रही है, अतः जो है जेंडर अगला शब्द होगा। ठीक है, जेंडर कौन सा शब्द अगला होगा, जेंडर। क्या हो जाएगा इसका कि अंतिम दो अक्षरों से अगले शब्द की शुरुआत हो रही है। अंतिम दो अक्षर मतलब यहाँ पे देखो IN, तो यहाँ पे भी IN हो जाएगा, यहाँ B तो यहाँ भी, यहाँ RE तो यहाँ भी RE से स्टार्ट होगा।
आर नहीं, यहाँ आई एन से शुरू हुआ तो यहाँ वी से, यहाँ जो है जी ई से शुरू होगा तो जेंडर हो जाएगा। फिर 110 नंबर का क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे जेड में जब -1 करोगे तब क्या आ जाएगा, जेड में -1 करोगे तो वाई आ जाएगा। फिर y में -1 करोगे तो x आ जाएगा, और x में -1 करोगे तो w आ जाएगा। ऐसे ही जब सॉल्व करोगे तो जब v में वैन वाला जो v है इसमें -1 करोगे तो यहाँ आ जाएगा u, तो u इसमें है तो और एक सॉल्व करो। तो दूसरा जो b है ये वाला b में जब -2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ऐसे ही जब यहाँ पे आप जो है क्या करोगे, j में +2 करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा यल। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 111 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें जेड में यहाँ यफ तक आप +2 कर, मतलब देखो बी में -2 करोगे और डी में -2 करोगे, फिर यफ में +2 करोगे, एच में +2 करोगे और जे में +2 करोगे। फिर इसके बाद में ए जो है ये वाला ए में +2 करोगे, फिर सी में +2 करोगे, ई में +2 करोगे, जी में +2 करोगे और आई में +2 करोगे, तब ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर 111 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखो -4.5 जो कहाँ है, ये वाला, एक सेकंड हम दूसरा पढ़ने लगे थे, ये वाला ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, फिर 112 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो -4.5 है इसमें जब आप +1.9 ऐड करोगे तब ये आ जाएगा -2.6। ऐसे इसमें जब +1.9 ऐड करोगे तो -0.7 आ जाएगा, और फिर -0.7 में +1.9 ऐड करोगे तो 1.2 आ जाएगा, यहाँ पे 1.2। ठीक, ऐसे ही 3.1 में जब +1.9 करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा 3.1। ठीक, तो इसका आंसर 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तो 4 तारीख को रविवार है तो 30 में से 6 घटा दो तो 24 हो जाएगा, और जब अंतर निकालोगे 24 - 4 यानी कि 20/7, 20/7 करोगे तो हो जाएगा 2 सप्ताह 6 दिन। तो रविवार में जब 6 दिन ऐड करोगे तो हो जाएगा शनिवार। ठीक, अब सामान्य हिंदी का प्रश्न आ गया। तो देखो इसमें कह रहा है, यहाँ से देखो 114 नंबर का क्वेश्चन, एक सेकंड, एक 114 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस प्रकार के रस हैं। तो ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के परस्पर मिलन की अनुभूति होती है, जबकि वियोग श्रृंगार में नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन उनके मिलन का अभाव होता है। अतः संयोग श्रृंगार में मिलन की अनुभूति होती है और वियोग श्रृंगार में विरह की अनुभूति होती है। फिर 115 क्वेश्चन कह रहा है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका कर्मवाची क्या हो जाएगा, सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा शिवजी और शिवेश भाई बहन है। ठीक है, जैसे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही शब्द का समास वाला। तो 7 सिंधुओं का समूह। ठीक, इसमें द्विगु समास है। फिर 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है।
ठीक। और धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ, और परोपकारी दूसरों का जो उपकार करने वाला, और कृतज्ञ उपकार को ना मानने वाला। ठीक। 119 नंबर का क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुने जो अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ हो। कनक का क्या हो जाएगा? सोना। कनक का अनेकार्थी शब्द सोना होता है। कनक के अनेकार्थी शब्द सोना और धतूरा होता है। ठीक है। फिर 120 क्वेश्चन है, रेखांकित पद के उचित कार्यों को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो में दूध बचा है। बोतल में दूध बचा है, इस वाक्य में रेखांकित पद में अधिकरण कारक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प बताइए। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, मतलब आना सामान्य भविष्यकाल है। ठीक। फिर 122 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। रवि दीवार रंगने लगा वाक्य में नाम धातु क्रिया है। ठीक। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर 123 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का हंसनी हो जाएगा। हंस शब्द का स्त्रीलिंग हंसनी होता है। हंस पुल्लिंग शब्द है। फिर 124 नंबर का क्वेश्चन है कि सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द चुनिए। सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारी। जैसे कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन होगा क्योंकि कुम्हार पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे प्रश्न में कुम्हार का पुल्लिंग पूछा गया है जबकि कुम्हार स्वयं पुल्लिंग है, अतः प्रश्न सही नहीं है। यहाँ स्त्रीलिंग पूछा जाता तो कुम्हारिन होता। ठीक है। फिर 125 है कि सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया का क्या हो जाएगा? चुटियाँ। ठीक। फिर 126 नंबर का क्वेश्चन कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का क्या हो जाएगा? कृपण का सही रूप पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद होता है वो क प्लस री प्लस प में हलंत, मतलब का में हलंत रहेगा प्लस री, फिर पा में हलंत प्लस आ और प्लस अड़ा और प्लस आ होता है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ये कृष्ण शुद्ध है। ठीक है। फिर 128 नंबर का क्वेश्चन, 4 विकल्पों से विकल्प का चयन करिए जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये बहुत हो जाएगा। ठीक। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाक्य में बहुत शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता प्रकट करता है। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबका नाम। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की द्वारा रचना नहीं है? तो अंधाधुंध नहीं है, क्योंकि अंधा युग जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नीति नाट्य है। फिर 131 है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? ठीक। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, और रामायण के लेखक वाल्मीकि, रत्नावली के लेखक हैं हर्षवर्धन। फिर 132 क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो ये दयानंद सरस्वती हो जाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। फिर है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हिंदी साहित्य
की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। सलाका सम्मान जो है हिंदी साहित्य की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह वर्ष 2017-18 में यह पुरस्कार प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया था। 134 नंबर का क्वेश्चन है कि 134 से 38 तक कि इसको पढ़ो गद्यांश को ध्यानपूर्वक और विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। कह रहा है कि ऐसे पढ़ो। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। इस साल इन तांगों और इसकी इक्को की दौड़ लखनऊ में होगी। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो कह रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है, तो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने वाहनों को प्रभावित किया है, इस कारण हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। फिर है घोड़ों के पैरों को किस रूप से सजाया जाए, तो कसीदाकारी युक्त वस्त्रों द्वारा, कि घोड़ों के पैरों को कसीदाकारी युक्त वस्त्रों से सजाया जाता है। फिर 136 नंबर का क्वेश्चन है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, तो भारी और बड़ा वाहन। ठीक, तांगा इक्के से भारी और बड़ा वाहन है। फिर है परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा। परिवहन के साधन का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। फिर है तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, तो तांगे और इक्के के 3 प्रकार हैं, मतलब बग्गी, फिटन और टमटम। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजाराम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजाराम, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रा की 4 बार आवृत्ति हुई है। देखो यहाँ 1 रा, 2 रा, 3 रा, 4 रा। फिर अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों में के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, मतलब सीता के आगे रमा खड़ी है वाक्य में रेखांकित शब्दों में संबंध बोधक अव्यय है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, तो ये हो जाएगा डी, सुबह घूमना अच्छा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सद्गुण
मतलब सगुण मूर्ति सर्वेश की। 142 मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि उपरोक्त छंद में 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। उपरोक्त छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 15-15 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 13 से मतलब 15 से 13 के क्रम में 28। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना मतलब गले लगाना। ठीक, मतलब अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गले लगना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें देखो, पुनर्जन्म का उपसर्ग क्या हो जाएगा, पुनर। कुधर्म का हो जाएगा कु। आजीवन का आ हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक, तो इसमें जादूगर प्रत्यय से बना है, जादूगर में गर प्रत्यय लगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। स्वार्थ का परमार्थ होता है, हर्ष का विषाद, कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक में अति धन अधिक होता है। अति धन अधिक मतलब ई और आ मिलके या बनता है। अत्यधिक शब्द में यड़ स्वर संधि होता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो आचार का क्या हो जाएगा, चाल चलन। तो चाल चलन हो जाएगा। आचार पद का सामासिक युग्म जो है युग्म पद चाल चलन होता है। ठीक, 149 है कि दिए गए, यहाँ पे दिए गए होना चाहिए। ठीक, शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा का हो जाएगा धर्मशंकर। ठीक, मतलब दुविधा शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है धर्मशंकर। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का हो जाएगा पाषाण। पाषाण, ठीक है, ये पाषाण मतलब पत्थर शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से पाषाण होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।